आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली को दहलाने वाले उस बम धमाके की और देखेंगे कि जांच में अब तक क्या-क्या सामने आया है। जगह दिल्ली, लाल किले के पास और वक्त शाम के ठीक 6:52। और इसी एक पल में हुए एक धमाके ने 13 जानें ली। तो सवाल ये है कि आखिर उस शाम हुआ क्या था। आइए सबसे पहले इस पूरी घटना को समझते हैं। तो देखिए, तारीख थी 10 नवंबर 2025। शाम के करीब 6:52 हो रहे थे। लाल किले के पास का इलाका ट्रैफिक बहुत धीरे धीरे चल रहा था और तभी एक सफेद रंग की हुंडई i20 कार अचानक एक आग के गोले में बदल गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि फौरन आग फैल गई, आसपास की गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं और 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। सरकार ने बिना देर किए इसे एक आतंकी घटना घोषित किया और केस की जांच सीधी पहुंच गई देश की सबसे बड़ी एजेंसी NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास। तो NIA के हाथ में केस आते ही जांच शुरू हुई। आइए देखते हैं कि कैसे एजेंसियां इस पूरी साजिश की एक-एक परत खोल रही हैं। जांच में जो सबसे पहला और सबसे अहम सुराग हाथ लगा वो था ड्राइवर का DNA। और इसी से उस शख्स की पहचान हुई जो कार में था, डॉक्टर उमर उन नबी। अब जैसे ही ये नाम सामने आया, जांच की कड़ियां जुड़ने लगी। इसी सुराग के सहारे इन्वेस्टिगेटर्स पहुंचे फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक बॉयज हॉस्टल तक। शक था कि ये संदिग्ध यहीं एक आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये बात साफ हो गई कि ये किसी एक अकेले शख्स का काम नहीं है। इसके पीछे एक पूरी प्लानिंग, एक बड़ी साजिश थी। देखिए, जांच में पता चला कि इस ऑपरेशन के लिए लगभग 20 लाख रुपए की फंडिंग हुई थी। NPK फर्टिलाइजर, जिससे विस्फोटक बनाया जा सकता है, उसकी खरीद के भी सुराग मिले। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि इस पूरे नेटवर्क में दूसरे पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स के भी शामिल होने का शक है। मामला इतना बड़ा हो गया है कि अब यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंटेलिजेंस सूत्रों की माने तो ये धमाका असल में एक बहुत बड़ी और भी खतरनाक योजना का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। और ये योजना कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगा सकते हैं। इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक देश भर में एक साथ हमले करने के लिए एक या दो नहीं, बल्कि पूरी 32 गाड़ियां तैयार की जा रही थीं। सोचिए, 32 गाड़ियां। और अब इस मामले में एक इंटरनेशनल एंगल भी सामने आ रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस सब के पीछे तुर्की में बैठे उकासा कोडनेम वाले एक हैंडलर का हाथ हो सकता है। खैर, इस पर अभी जांच चल रही है। तो जाहिर है, इतने बड़े हमले के बाद सरकार भी एक्शन में आई। अब देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए और सुरक्षा को लेकर क्या-क्या बदलाव हुए। सबसे पहले तो गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया, जिसमें उन्होंने साफ-साफ कहा, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ये बयान सरकार का इरादा साफ करता है। और सिर्फ बयानों से काम नहीं चला, जमीनी स्तर पर भी कई बड़े कदम उठाए गए। पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपसों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पब्लिक जगहों पर गाड़ियों की चेकिंग और भी सख्त कर दी गई। हॉस्टलों में भी इंस्पेक्शन शुरू हो गए। इतना ही नहीं, पुलिस ने एयरपोर्ट्स और स्टेशंस के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की। और हाँ, सोशल मीडिया पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है ताकि कोई भी भड़काऊ या गलत पोस्ट न कर पाए। तो ये तो हुई घटना और उसके बाद की कार्रवाई। लेकिन आप थोड़ा रुक कर ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस एक हमले का मतलब क्या है और इसका असर कितना दूर तक जा सकता है। देखिए, ये हमला इतना सीरियस इसलिए है क्योंकि पिछले 10 साल से भी ज़्यादा समय में दिल्ली में हुआ ये सबसे बड़ा और सबसे जानलेवा आतंकी हमला है। इस एक हमले के 3 बड़े इम्प्लीकेशंस हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, हमारी अपनी डोमेस्टिक सिक्योरिटी। ये हमला एक कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि हमारे भीड़-भाड़ वाले शहरों में कार बॉम्ब का खतरा कितना असली और कितना बड़ा है। दूसरा, हमारे फॉरेन रिलेशंस यानी विदेशी संबंध। अगर इस जांच की कड़ियां पाकिस्तान बेस्ड किसी आतंकी ग्रुप से जुड़ती हैं तो जाहिर है दोनों देशों के बीच टेंशन और बढ़ेगी। और तीसरा, हमारा सोशल फैब्रिक। जब भी ऐसी घटनाओं के बाद जांच और गिरफ्तारियों का दौर चलता है तो ये बहस हमेशा छिड़ जाती है कि सिक्योरिटी और लोगों की पर्सनल लिबर्टी के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। लेकिन शायद इस पूरे मामले का जो सबसे परेशान करने वाला पहलू है वो कुछ और ही है। वो ये है कि इस नेटवर्क में डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल्स का नाम सामने आ रहा है। ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा करता है कि रेडिकलाइजेशन का चेहरा बदल रहा है।
अब खतरा सिर्फ सरहद पार से नहीं, बल्कि समाज के पढ़े लिखे तबके के अंदर से भी आ सकता है। तो जाहिर है जांच अभी चल रही है और कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी हैं। ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। एनआईए के सामने अब भी कई बड़े सवाल खड़े हैं, जैसे इस साजिश में कुल कितने लोग शामिल थे और उनके टारगेट पर और कौन-कौन सी जगहें थीं। वो जो तुर्की में बैठा हैंडलर है, उस तक कमांड की पूरी चेन क्या थी? इस पूरे ऑपरेशन की फंडिंग और लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क कैसे काम कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस सब के पीछे कोई बड़ा डोमेस्टिक या इंटरनेशनल आतंकी संगठन है? उम्मीद है आने वाले वक्त में इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे। तो आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही बुनियादी और मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि जब खतरे इतने नए और अलग-अलग तरीकों से सामने आ रहे हों, तो कोई भी समाज अपनी सुरक्षा और अपने लोगों की आज़ादी के बीच वो ज़रूरी बैलेंस कैसे बनाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।